आप ऑर्बिटल्स का शेप देखते हो, आप ऑर्बिटल्स का शेप देखते हो कि कोई डंबल शेप का है, पी ऑर्बिटल्स जो है वो डंबल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होता है, दो डंबल रखे होते हैं इन इंटरसेक्शन प्लेन्स। एस सबसेल आपने देखा है स्फेरिकल होता है, सॉरी एस सबसेल स्फेरिकल होता है, और एफ सबसेल जिसका कि बाउंड्रीज ही क्लियर नहीं है तो हम क्लियरली उसका शेप नहीं बता पाते हैं। तो आपने कहा सर बढ़िया बात है, ये सब तो जानते हैं हम लोग कम से कम। अच्छा, तो ये जो शेप है वो कहां से आए हैं? ये शेप्स ड्रॉ हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन विच इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जैसे हर एक मैथमेटिकल इक्वेशन या हर एक ज्योमेट्री का एक मैथमेटिकल इक्वेशन आपने देखा होगा, y इक्वल टू mx प्लस c इज अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू x स्क्वायर्ड इज अ पैराबोला, xy इक्वल टू कांस्टेंट, x into y इक्वल टू कांस्टेंट इज द इक्वेशन फॉर हाइपरबोला। अरे कोई ना कोई तो बोला होगा, कौन बोला? तो हाइपरबोला। ये मजाक करते हैं, मतलब कि every mathematical equation will give rise to the formation of a geometry। वही ज्योमेट्री श्रोडिंगर वेव इक्वेशन शो करता है। अच्छा सर, अच्छा सर। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। हम लोग तय कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा ऑर्बिटल के अंदर, ये कोई सर्टेनिटी से नहीं कह सकता, इट कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर हम बात करते हैं कि दिस इज एन इक्वेशन, this is an equation in terms of probability function, fn लिख रहा हूं मैं, साई याद रखिएगा, ऐसे psi साई पढ़ा जाता है इसको, साई। यहाँ एक्स वाई जेड जैसे वेरिएबल होता है तो एक्स वाई जेड मैथमेटिक्स में यूज होता है, यहाँ पर आप साई यूज करते हैं, फाई यूज करते हैं अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए। आपने कहा सर अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। तो पहले साई को समझिए। एक बार बताइए कि साई क्या है सर? तो साई का नाम मैंने आपको बताया है, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। अच्छा, तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ऑफ साई, अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में है, तो अ फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटिंग अ वेव हैज टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर आप मैथ थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता है कि साइन वेव और कोसाइन वेव यही दो ऐसे वेव हैं जो कंटिन्यूअस हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल किया जा सकता है एक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपने कहा सर ठीक बात है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साई क्या होगा कि साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। जो जेई वाले हैं उनको पता होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहला यही कंडीशन है कि साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। साई एक ऐसी वेव होनी चाहिए जो कि कंटिन्यूअस हो, ये वेव डिस्क्रीट वेव नहीं चलेगा। इस तरह का कोई वेव मान लीजिए है जो हर थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ इस तरह का वेव, ये नहीं चलेगा, ये डिस्क्रीट वेव्स है, हमें चाहिए कंटिन्यूअस वेव। तो पहला कंडीशन मैंने आपको कहा साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। सेकेंड, हर एक पॉइंट पे साई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक पॉइंट पे साई की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए ना, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने कहा साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, मतलब जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑर्बिटल के अंदर, उसकी एक समय पर एक इंस्टेंट पे सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। और सेकेंड बात कि आपको एक दायरे में रहना है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल की एक बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है इसके अंदर में। तो इसका मतलब है कि साई मस्ट बी फाइनाइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, साई को कंटिन्यूअस होना चाहिए और साई को सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और साई को हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। अच्छा सर, बढ़िया बात है। लेकिन एक गड़बड़ी हुई सर लोगों से इस चीज को समझने में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, और यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं, बट द प्रोबेबिलिटी वैल्यू या प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी, किसी भी प्रोबेबिलिटी को आप कभी भी निगेटिव रूप में नहीं देखेंगे। किसी चीज को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 के बीच में हो सकती है। अगर 100% वो पाया जाएगा तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 1 है, 100% है। अदरवाइज इट कैन बी 0 बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा सर, अगर प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है, हेंस अनदर फंक्शन
साई स्क्वायर वाज इंट्रोड्यूस्ड, साई स्क्वायर वाज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा सर, एक्चुअली में आप लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे जो लोग मैथ फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हैं। एक फंक्शन क्या होता है सर? एक फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। आप इधर से कुछ डालोगे उधर से निकल जाएगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर आपने x की वैल्यू डाल दी -2 तब भी उधर से निकलेगा 4, और x की वैल्यू आपने यदि डाली 2 तब भी उधर से निकलेगा 4। मैं उस मशीन की बात नहीं कर रहा जिसमें आप आलू डाल के सोना बनाते हैं, मैं वो तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उधर जा भी नहीं रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि साई निगेटिव हो सकता है क्योंकि वो लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन हमें चाहिए हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो साई से काम नहीं चला तो लोगों ने क्या बोला, वैज्ञानिकों ने बोला साई स्क्वायर, और साई स्क्वायर का नया नाम आया, दिस इज नॉट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन, क्योंकि वो तो साई ऑलरेडी है, तो इनका नाम पड़ा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये भी विजुअलाइज कराते हैं, ये हमें बताते हैं किसके बारे में सर? ये हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की असली प्रोबेबिलिटी के बारे में। मान लीजिए कि ये कोई वेव है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ वेव साई है। अगर मैं इसको साई स्क्वायर में तब्दील करना चाहूं तो कुछ मुझे नहीं करना है, मुझे बस एक यहां पर देखो, अच्छा चलो मैं ऐसे बना देता हूं, सेम वेव मैंने बना दिया यस। तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है ही, और जो निगेटिव है उसको आप क्या कर दीजिए, यहां निगेटिव था ना तो इसको यहां से मिटाइए और ऐसा यहां पर पॉजिटिव बना लीजिए। ये निगेटिव था ना, तो कोई भी निगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए, अब ये वेव कभी भी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा, साई स्क्वायर्ड इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक्स वाई में होता तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होती, बट हमने नया टर्म यूज किया है साई, इट इज जस्ट सिंबल। तो साई स्क्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, वो हमें बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहीं तक है इसकी कहानी, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपको कोई पूछे साई क्या है, आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आपको कोई पूछे साई स्क्वायर क्या है, तो एक नया टर्म डेंसिटी जोड़ दीजिएगा, बस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में किस फंक्शन का यूज किया गया, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का किया गया, ना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। और इसी के साथ उन्होंने एक बहुत ही नया चीज ढूंढा है, बहुत ही नया चीज ढूंढा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले यहां तक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन शुरू होने वाला है, बहुत आराम से देखिएगा, और एनसीईआरटी पढ़ के जिस दिन से खुद से समझ में आने लगे कि लिखा क्या हुआ है, आप समझ जाइएगा कि आपकी पढ़ाई एक बहुत ही सही डायरेक्शन में बढ़ रही है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी, वो किताब गागर में सागर की तरह है। दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब एनसीईआरटी, दुनिया की सबसे वाहियात किताब एनसीईआरटी। क्यों सर? बिकॉज दैट बुक इज फॉर टीचर्स, जिन्होंने सालों पढ़ाया है। अब वो किताब पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। वो गागर में सागर है, बताया आपको, एक एक लाइन उसका 2-2 पेज में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अच्छी किताब भी है और बुरी किताब भी है। बच्चों के लिए बुरी इसलिए है क्योंकि समझ में नहीं आएगी उनको, क्योंकि वो पहली बार उसको पढ़ रहे हैं। इसलिए जो बच्चा 9th में 11th कंप्लीट कर लेता है, 10th में 12th कंप्लीट कर लेता है, वो इन 2 सालों में बेसिक्स के साथ खेलता है लाइक एनीथिंग, एंड देन ही विल गेट सक्सीड, ही विल बी सक्सीडेड इन जेई एंड नीट। आपने कहा अच्छी बात, नहीं भी किया तो यार अभी साथ साथ में चलो ना, कहाँ दिक्कत। आपने कहा अच्छी बात है सर, आगे बढ़िए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है सर? डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे फिर से कहा, पहले 1000 बार कह चुका हूं, अरे भाई y बराबर एम एक्स प्लस सी किसको रिप्रेजेंट करता है सर? स्ट्रेट लाइन को। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स के जो ज्योमेट्री होती है उनकी, इस तरह की जो आपने पढ़ा है, पी सबसेल डम्बल शेप का, डी सबसेल डबल डम्बल शेप का। तो ये हवा में थोड़ी बन रहा है कि किसी ने इमेजिन किया है, नहीं भाई,
आप सुपर कंप्यूटर के अंदर इसको ह्यूमन ब्रेन सॉल्व नहीं कर सकता, इसको सुपर कंप्यूटर के अंदर डालोगे और आप न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो क्लोजली पुट करोगे सेल बाय सेल, तो आपको एग्जैक्टली ये फोटो ड्रॉ करके दे देगा कि इस सिस्टम से यही वाला बनने वाला है। आपने कहा ठीक है। गौर से देखिएगा इसमें कितने टर्म है, इसमें 4 टर्म है। ये पूरे टर्म को एक मानिए, ये तीनों एक टर्म। तो इस चारों टर्म से 4 क्वांटम नंबर हमने सिंबलाइज कर लिया कि भैया ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज तो ह्यूमन ब्रेन कर नहीं सकता, तो आप 4 क्वांटम नंबर बना दिए और आज हम बहुत ही आसानी से एटम के अंदर के सारे कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दोज क्वांटम नंबर्स। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपने कहा सर बढ़िया बात तो लग तो रहा हल्का हल्का सा। देखो तो ऑर्बिटल के शेप को इसी इक्वेशन के आधार पर ड्रॉ किया गया, इसको आपको याद रखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 डिग्री है, 4 इसमें टर्म होते हैं सर, ई माइनस बी 5वां हो जाएगा, नहीं इसको 4 ही टर्म आपको मानना है। आपने कहा ठीक है। इसको ये तीनों टर्म जो डिफरेंशियल वाले हैं इनको ऐसे भी लिखा जाता है, डेल स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। आपने कहा ये भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये डेल्टा ऑपरेटर बोलते हैं इसको बच्चा, ये मैथ की चीजें हैं। दिस इज डेल्टा ऑपरेटर। साइंटिस्ट चीजों को एब्रिविएट करके लिखते हैं, थोड़ा छोटा करके समराइज करके लिखते हैं, तो इतना 3 टर्म ना लिखना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इसको डेल स्क्वायर। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको देखेगा तो वो समझ जाएगा क्या लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। देखिए इसमें मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन का इस्तेमाल। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का सिर्फ एक ही यूज होता है, मैं इसके बाद बताऊंगा आपको क्या यूज है। चलिए इसको मैं अब लिख सकता हूं, अच्छा एच साई इज इक्वल टू ई साई। अच्छा सर ये क्या रूप है, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही एक रूप है। एच साई इज इक्वल टू ई साई, एच को कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो मैथमेटिशियन थे उन्हीं के नाम पे है ऑपरेटर, और इसको कहते हैं एनर्जी ऑपरेटर। जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स हो जाते हैं तो हम एक छोटे छोटे रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, मैं बस ये दिखा रहा हूं। ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है सर, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, एंड दिस इज ऑल्सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, बस एच साई इक्वल टू ई साई। अच्छा सर अब बताइए हमको कि एच साई इज इक्वल टू भी साई प्लस टी साई, ये क्या हो गया सर, ये भी साई यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, ये भी प्लस टी साई, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। ये क्या हो गया सर बताइए। अगर साधारण भाषा में आप कहें भाई तो आपने नहीं पढ़ा है क्या, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसके पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। यस सर होती है। दिस इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये कल्मिनेशन है सर, ये मैक्सिमम है जहां तक आपको जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। अब हमको हम जा ही नहीं सकते हैं भाई, हमारी मैथमेटिकल लिमिटेशन है, सिलेबस की लिमिटेशन है। बट अगर एनसीईआरटी में इसने लिखा है एस साई इक्वल टू ई साई, तो पता जरूर होना चाहिए कि मैथमेटिकली ये बहुत सारे टर्म का कॉम्बिनेशन होगा और ये एनर्जी वाले पार्ट का कॉम्बिनेशन होगा। तो एस साई इक्वल टू ई साई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को इक्वेट करेंगे एनर्जी ऑपरेटर से, यही श्रोडिंगर ने हमको सिखाया है। अब एनर्जी ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के बराबर होती है, इसको आप लिख लेंगे, बात खत्म है सर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का चमत्कार देखिए और इसको याद रखिएगा फॉर नीट एज वेल एज जे। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिख दूं, लिमिट लगा दूं, और यहां पर साई स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कर दूं इज इक्वल टू 1, तो आप क्या इसको लेमन टर्म्स में पढ़ पाएंगे, क्या आप इसको साधारण भाषा में पढ़ पाएंगे? मैं बता रहा हूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग करना किसी चीज को। जब आप ढूंढते हो, मानो घास में आपका बॉल खो गया तो आप ढूंढने गए, तो आप घास को क्या करते हो, डिफरेंशिएट करके उसमें से फिर बॉल ढूंढ के लाते हो। कोई इसको इमोशनल मत होना सर, डिफरेंशिएशन अलग चीज है भाई। द मीनिंग ऑफ द वर्ल्डली मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन मैं बता रहा हूं। तो अगर साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो ये कह रहा है कि अगर आप न्यूक्लियस से बाहर निकले और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया डेल एक्स डेल वाई डेल जेड के, सॉरी इंटीग्रेट किया डेल एक्स डेल वाई डेल जेड के रिस्पेक्ट में,
तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जब आप जाओगे न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस से एक्स डायरेक्शन में गए, वाई डायरेक्शन में गए और जेड डायरेक्शन में गए और आपने सम अप कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को ढूंढा, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 100% है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन, यही लिखा हुआ है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू 1, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 100% है। और यहीं से, इन्हीं 4 टर्म से जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम का,